आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जिस टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत में साम्यवादी या वामपंथी राजनीति का विकास। वामपंथी राजनीति का विकास। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है भारत में साम्यवादी या वामपंथी राजनीति का विकास। भारत में साम्यवाद के उदय के क्या कारण थे? साम्यवादी जो राजनीति भारत में प्रखर हुई, चाहे उसकी जड़ें जो है भारत में फैलना शुरू की, उसके पीछे पहला कारण था रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था वर्ल्ड लेवल पर कि बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में विभिन्न देशों में जो है साम्यवादी राजनीति जो है अपनी पकड़ बढ़ाती जा रही थी। दूसरा चीज यह है कि भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने आधुनिक उद्योगों का विकास किया। भारत में जो अंग्रेज आए तो आधुनिक उद्योग का विकास हुआ और इस आधुनिक उद्योग में दो वर्ग हो गए समाज के, जो मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक। तो श्रमिक जो है वो शोषण के शिकार हुए और श्रमिक को ही जो है मार्क्स सर्वहारा कहता था और कहता था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहान है। तो आधुनिक उद्योग भी जो था भारत में जो अंग्रेजों ने स्थापित किया वो साम्यवादी क्रांति के लिए एक उचित वातावरण फैलाया। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि पहला वर्ल्ड वार से लेके भारत में दूसरे वर्ल्ड वार तक के बीच में अंग्रेजों ने एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई थी। भारत में आर्थिक मंदी नहीं थी, विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी फैला था। इससे जो है साम्यवादी दर्शन काफी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि देशों के स्तर पर ही नहीं लोगों के स्तर के मनोविचार को प्रभावित किया। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है। एक थे नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। क्या नाम था उनका? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इनका वास्तविक इन्होंने अपना नाम बदल लिया था और नाम कर लिया था मानवेंद्र नाथ राय। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने अपना नाम बदल के कर लिया था मानवेंद्र नाथ राय। इनको शॉर्ट संक्षिप्त में एमएन रॉय भी कहा जाता है। एमएन रॉय भी कहा जाता है। यह एक एमएन रॉय ने ताशकंद में इंडियन सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। ताशकंद में जो है इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। भारतीय साम्यवादी दल, सोशलिस्ट भारतीय इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था ताशकंद में। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल। ताशकंद में इन्होंने 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। यहां तक इसके जो सदस्य थे रोजा फिटिग्राम, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, शौकत अली, नलिनी सेन गुप्ता, ये सब जो थे इसके सदस्य थे। फिर आपको देखिएगा एमएन रॉय ने जब ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना सितंबर 1924 में
जो है सत्यभक्त ने कानपुर में किया था। सत्यभक्त ने कानपुर में किया था सितंबर 1924। इसका चर्चा पहले भी हुआ है, लेकिन आज फिर हम कर रहे हैं। मानवेंद्र नाथ राय ने और अवनी मुखर्जी ने बर्लिन से जो है निकाला था वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पत्रिका निकाला। वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पत्रिका निकाला बर्लिन से 1924 में। इमैनुअल राय और अवनी मुखर्जी ने मिलकर जो है वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस निकाला और इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्रिका निकाला। दो निकाला था, इंडिया इन ट्रांजिशन, लेकिन पहला था वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। साम्यवादियों का पहला समाचार पत्र कौन है? वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसको सेफ गार्ड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को एडवांस गार्ड भी कहा जाता है। एडवांस गार्ड भी कहा जाता है। यह पहला जो है साम्यवादियों का आप कह सकते हैं कि समाचार पत्र था। अब भारत में जो साम्यवादी राजनीति है कितने चरणों से गुजरा, तो देखा जाए तो भारत में साम्यवादी राजनीति 5 चरणों से गुजरा। भारत में साम्यवादी राजनीति 5 चरणों से गुजरा। पहला चरण पहले देखा जाए 1920 में आपको मैंने बताया कि इमैनुअल राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया। उसी समय मॉस्को में कम्युनिस्ट प्रशिक्षण केंद्र है, कॉलेज था, वहां में 10 भारतीयों को वामपंथी में राजनीति में वामपंथ के लिए ट्रेनिंग दिया गया। फिर उनको भारत में वामपंथी राजनीति को संगठन को मजबूत बनाने के लिए भेजा गया। जब यह चीज पता चला ब्रिटिश सरकार को, तो इनको पेशावर में ही पकड़ लिया गया और पेशावर षड्यंत्र कांड के तहत 1922 में इनको जो है इन पर मुकदमा ठोक दिया गया। यह पहला था पेशावर कांड 1922 में। इसमें यह हुआ कि मॉस्को से 10 भारतीय वामपंथी राजनीति में ट्रेनिंग लेकर मॉस्को से स्कूल से वामपंथी राजनीति के स्कूल से भारत आए और भारत में वामपंथी राजनीति को इनको संगठन को मजबूत करना था। लेकिन यह बात ब्रिटिश सरकार को जो पता चल गई और पेशावर में ही इन 10 भारतीयों को पकड़ लिया गया और पेशावर षड्यंत्र कांड के तहत इन पर मुकदमा चला दिया गया। यह तो पहला हुआ, पहला चरण की। दूसरा हुआ 1924 में कानपुर षड्यंत्र कांड हुआ। कानपुर षड्यंत्र कांड हुआ 1921 में। नलिनी सेनगुप्ता और अवनी मुखर्जी ये दोनों जो है रूस से आई, मॉस्को से 1921 में मॉस्को से ये लोग भारत आए थे और ये आए थे बंगाल चले गए थे और बंगाल में इन लोग क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करने लगे। फिर यह बात ब्रिटिश सरकार को पता चला, तो ब्रिटिश सरकार इन पर जो है कानपुर षड्यंत्र कांड चला दिया। अवनी मुखर्जी और नलिनी सेनगुप्ता पर, मुजफ्फर अहमद पर भी चलाए थे, शौकत उस्मानी पर भी चलाए थे, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट थे, नलिनी सेनगुप्ता और अवनी मुखर्जी। फिर 1929 में एक इंपॉर्टेंट कांड में पहले चरण का ये हो गया। 1929 में मेरठ षड्यंत्र कांड है। मेरठ षड्यंत्र कांड। मेरठ षड्यंत्र कांड में यह था कि 32 लोगों पर मुकदमा चला था। मेरठ षड्यंत्र कांड में यह था कि इस समय वामपंथ भारत में काफी मजबूत हो रहा था। वामपंथ जो मजबूत हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार डर गया, तो ब्रिटिश सरकार ने वामपंथी राजनीति को कमजोर करने के लिए व्हिटले कमीशन का गठन किया था। उसके बाद पब्लिक सेफ्टी बिल लाया था, जिस पर भगत सिंह ने और बटुकेश्वर देव, जब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस हो रहा था तो बम चला दिए थे, याद होगा, मैंने पढ़ाया था। व्हिटले कमीशन का गठन किया गया था लेवल पर। ब्रिटिश सरकार ने वामपंथी राजनीति को कमजोर करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल लाया और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया। ये दोनों बिल का हम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस चल रहा था तो बम फेंका था। और फिर जो है इसे ही सब लाके मेरठ षड्यंत्र कांड लाया गया कि वामपंथी राजनीति को कमजोर किया जाए,
इसमें 32 लोगों पर केस चलाया गया था, अभियोग लगाया गया था, ब्रिटिश सरकार ने लगाया था। इसमें 3 अंग्रेज थे, फिलिप स्प्रेट, हचिंसन और ब्रेन बेडले, ये 3 अंग्रेज थे इसमें। और ये केस काफी 3 वर्ष के करीब चला था। और इस तरीके से भारत में साम्यवादी आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो जाता है। अब है दूसरा चरण। दूसरा चरण अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी, दूसरा चरण शुरुआत होता है 1928 में, जो है अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन होता है। और वहां से निर्देशित होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है भारत में संगठन, लेकिन इस समय जो संगठन और विचारधारा पर काफी कमजोर हो गए ये लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि गाइड हो रहे थे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन से, वहां से निर्देशित हो रहे थे। तो भारत के स्तर पर जो नेतृत्व चाहिए और जो विचार चाहिए वो नहीं मिल सका। और इनको कहा गया कि कांग्रेस का जो वामपंथी धारा है और जो दक्षिणपंथी, उस दोनों पर समान रूप से उसको कमजोर करो। और इसी समय 1928 में भारत साइमन कमीशन आया था, गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया, ये उस दौर था। और उसी समय इन लोगों ने वामपंथी और दक्षिणपंथी कांग्रेस को में अंदर जाके जो है अटैक करना शुरू कर दिया। यह हो गया दूसरा चरण। तीसरा चरण शुरुआत होता है 1935 में, फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन होता है। और फिर उनको जो है वहां से गाइड किया जाता है कि आप जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होइए और शामिल होकर कांग्रेस के समाजवादी को मजबूत कीजिए और दक्षिणपंथी को कमजोर कीजिए। इसी समय 1936 में ब्रेन बेडले और आरपी दत्त ने एक पुस्तिका लिखा। उस पुस्तिका का नाम था भारत में साम्राज्यवाद विरोधी जनता का मोर्चा, एक पुस्तिका था। ब्रेन बेडले 1935 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कम्युनिस्ट सम्मेलन हुआ और वहां से निर्देशित होकर उनको कहा गया कि आप लोग कांग्रेस में, भारतीय कम्युनिस्ट कांग्रेस में शामिल होइए और वामपंथी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को मजबूत कीजिए और कांग्रेस का दक्षिणपंथी धारा को कमजोर कीजिए। फिर 1936 में ब्रेन बेडले और आरपी दत्त जो कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने भारत में साम्राज्यवादी जनता का मोर्चा नामक, विरोधी मोर्चा नामक, भारत में साम्राज्यवाद विरोधी जनता का मोर्चा नामक एक पुस्तिका लिखा। और उसमें यह कहा गया कि जो है भारत के कम्युनिस्ट सीएसपी में शामिल हुई है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में, और कांग्रेस के जो सोशलिस्ट पार्टी है उसको आप मजबूत कीजिए और दक्षिणपंथी को कमजोर कीजिए, ये कहा गया था। ये हो गया तीसरा चरण। अब चौथा चरण में हम लोग आते हैं। अगर चौथा चरण की हम लोग बात करें तो इस समय हो गया 1939 के बाद, देखा जाए तो भारत में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन जैसे ही रूस जो है अंग्रेजों के इंग्लैंड के समर्थन में आ गया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना जो है नेचर चेंज कर लिया और अंग्रेजों के लिए सपोर्ट करने लगे। इतना तक कि 1942 का जो भारतीय छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो इन लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन किया और महात्मा गांधी का विरोध किया और अंग्रेजों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि जासूसी तक का काम किया। यह हो गया चतुर्थ चरण की बात। पांचवा चरण में यह हुआ कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हो गया या समाप्ति के कगार पर था तो पांचवा चरण शुरू होता है। तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन और इन्होंने भारतीय विभाजन की बात को मान लिया, कहा कि भारत का 1, 2 नहीं 17 टुकड़ा कर दो। कैबिनेट मिशन से जाके इन लोगों ने कहा, भारतीय कम्युनिस्ट यहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे कि भारत का 17 टुकड़ा कर दो
जिस तरीके से बाल्कन में किया गया है, या रूस में जो साम्यवादी दल का निर्माण किया गया है, उसी तरह भारत में भी कर दो। लेकिन खैर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी और न हो पाता। तो यह है आपका भारत में कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी से जो निरंतर विचार फैल रहा था, तो भारत के जो कांग्रेसी नेता थे उन लोगों को बड़ा बेचैनी हुआ कि कहीं युवा वर्ग जो है कम्युनिस्ट पार्टी की ओर न चले जाए, युवा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी की ओर न चले जाए। कांग्रेस के जो अच्छे नेता थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो नेता थे, इन लोगों का सोच था कि कहीं कांग्रेस, भारत के जो युवा वर्ग है वो वामपंथी राजनीति का शिकार न बन जाए। तो वामपंथी राजनीति की ओर न जाए भारत के युवा, तो उन्होंने सीएसपी का गठन किया। उन्होंने सीएसपी का गठन किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में पटना में हुआ था। औपचारिक घोषणा पटना में हुआ था मई 1934 में। जयप्रकाश नारायण महासचिव थे इसके, और आचार्य नरेंद्र देव पहला अध्यक्ष थे। आचार्य नरेंद्र देव पहला इसका अध्यक्ष थे। फिर जो है औपचारिक बैठक, लेकिन जो फाइनली जो स्थापना हुआ वो बंबई में हुआ, 21 अक्टूबर 1934 को हुआ। एक्चुअली हुआ यह था कि 32-33 के आसपास नागपुर अवज्ञा, 1932 में नागपुर अवज्ञा सत्याग्रह चल रहा था। सत्याग्रह चल रहा था। उस सत्याग्रह में जयप्रकाश नारायण को जेल में बंद कर दिया गया था। 4 लोगों को बंद किया गया था, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। जेल का नाम था नासिक जेल। तो नासिक जेल में ही इन लोगों को दिमाग में आया क्यों ना भारत के युवा जो है वामपंथ की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको कांग्रेस की ओर लाने के लिए समाजवादी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। तो फिर ये लोग कांग्रेस की जो कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही थी पटना में, तो उसी समय जयप्रकाश नारायण ने सीएसपी का गठन का फैसला लिया। इसके पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण गठन कर चुके थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण कर चुके थे, 1929 में ही कर दिए थे, 1929 में। इसमें जैसे गंगा नारायण सिंह थे, गंगा नारायण सिंह थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे और रामानंद मिश्र थे। 1929 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके सदस्य थे गंगा नारायण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, ये सब थे। फिर 1934 में पटना में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, और फिर इसकी जो फाइनली कार्यप्रणाली बंबई में हुआ 21 अक्टूबर 1934 को। तो यही है, नासिक जेल में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन का विचार इन लोगों के मन में आया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कुछ सिद्धांत था, उस सिद्धांत का हम चर्चा आपको पहले कर देते हैं। सिद्धांत यह था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कि ब्रिटिश उत्पाद का विरोध करना। पहला, ब्रिटिश उत्पाद का विरोध करना, ब्रिटिश कर प्रणाली का विरोध करना। ब्रिटिश उत्पाद का विरोध करना, ब्रिटिश कर प्रणाली का विरोध करना। देखिए, मार्क्सवाद में और सीएसपी में अंतर था। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद के कट्टर समर्थक थे, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जब वो आए तो मार्क्सवाद से उन्होंने लचीला रुख अपनाया। मार्क्सवाद कहता है कि सर्वहारा का अधिनायकवाद, सर्वहारा का अधिनायकवाद मार्क्सवाद था। लेकिन इनका जो समाजवाद था वो कहता था समानता पर आधारित समाजवाद, समानता पर आधारित समाजवाद। तो इन दोनों में सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया,
मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, इन लोगों के विचार में और मार्क्स के विचार में यहाँ पर थोड़ा सा डिफर है। दूसरा बात है, ये लोग पृथक निर्वाचन क्षेत्र के भी समर्थक नहीं थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के समर्थक नहीं थे। जैसे कि दलित को पृथक निर्वाचन की बात हो रही थी, चाहे अल्पसंख्यक को बात हो रही थी, इसके भी ये विरोधी थे। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग इनके सिद्धांत को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू उस समय काफी तेजी से उभरते हुए नेता थे और 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में कहा कि मैं समाजवादी हूं, स्पष्ट शब्दों में कहा समाजवादी हूं। और 3 सीएसपी के सदस्य, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 3 सदस्यों को उन्होंने कांग्रेस वर्किंग पार्टी में शामिल किया। उसमें कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, अच्युत पटवर्धन थे और आचार्य नरेंद्र देव थे। ये 3, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और आचार्य नरेंद्र देव को जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया और साफ साफ कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू समाजवादी हूं, ये बात उन्होंने कहा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में ही बंबई के 21 उद्योगपतियों ने जो है एक बंबई मैनिफेस्टो पास किया और उसमें समाजवाद का विरोध किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 21 बंबई के जो व्यापारी बंबई मैनिफेस्टो लाए हैं उसका समाजवाद विरोध करता है, स्पष्ट शब्दों में कहा। और बंबई मैनिफेस्टो को सिर्फ 21 बंबई के व्यापारियों ने हस्ताक्षर किया था, उसका भारत के किसी अन्य व्यापारियों ने कोई समर्थन नहीं किया। बंबई मैनिफेस्टो समाजवाद का विरोधी था। तो यह हो गया आपका सीएसपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको सूचना दे दिया। थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण के बारे में जान लीजिए। जयप्रकाश नारायण का जन्म तो बिहार में हुआ था, सिताब दियारा में हुआ था, यह सब तो मैं आप लोग जानते ही होंगे। और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो पटना से पढ़े थे, पटना के पढ़ने के बाद चले गए थे अमेरिका में, पॉलिटिकल साइंस के छात्र थे और कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। फिर मैंने तुरंत बताया था कि 1932 में वह नागपुर सत्याग्रह में शामिल हो गए थे और 1934 में वो जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे। 1929 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किए थे। यह सब था। और बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। तो वो हजारीबाग जेल को दीपावली के दिन जो है वो फांद के चले गए थे नेपाल, वो सब एक अलग कहानी है। लेकिन इनका एक श्रेय भारत छोड़ो आंदोलन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसको भूमिगत आंदोलन बनाने का श्रेय अगर किसी का जाता है तो वह जयप्रकाश नारायण को ही जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भूदान आंदोलन से भी ये जुड़े थे। ये भूदान आंदोलन से भी, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए। फिर 5 जून 1974 को इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इन्होंने। और 1979 में जनता पार्टी के तरफ से इन्होंने सीट चुनाव लड़कर आए थे और बाद में इन्होंने राजनीति से संन्यास भी ले लिया। मरने के बाद भारत सरकार ने 1999 में जब बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो इनको भारत रत्न दिया गया। इनको भारत रत्न दिया गया। इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई थी। यह सब है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है वह मैंने आपको बता दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। जब बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया तो वहां पर एक जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। पटना, बांकीपुर पटना में है, जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया।
नहीं, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन पटना में बांकीपुर के मैदान में लोगों ने जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया अप्रैल 1942 में ही मनाया था। और उसमें यह था कि इनको जो है जेल से आप छोड़ दीजिए और राजनीतिक कैदियों को जेल में न रखा जाए। इस सब मैटर को लेके जो है यह जो है आपको जयप्रकाश नारायण दिवस अप्रैल 1942 में मनाया गया था। तो यह हो गया आपका सीएसपी के बारे में। जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वह यही है। यह हो गया सीएसपी के बारे में। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, अब थोड़ा सा हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर देखा जाए इप्टा जो है इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, यह स्थापना कम्युनिस्ट के प्रभाव में ही हुआ था। ऑल इंडिया अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने किया था। लखनऊ में 1936 में इसकी पहली स्थापना बैठक हुई थी। इंडियन पीपल थिएटर का भी इसी समय हुआ था बैठक। इप्टा की स्थापना 1940 में हुआ था। इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने लखनऊ में किया था, 1936 में ही किया था। उसके बाद अगर आप देखिएगा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये भारत का पहला छात्र संगठन है, फेडरेशन। और इसको गांधी जी ने इसको शुभकामना संदेश दिया था। इसका जो बैठक हुआ था पहला लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में गंगा नारायण सिंह करके मेमोरियल है, वहीं हुआ था। गंगा नारायण सिंह मेमोरियल में इसकी गंगा प्रसाद था, गंगा नारायण नहीं था, गंगा प्रसाद था। मेमोरियल में, गंगा प्रसाद मेमोरियल में इसकी बैठक हुई थी। जवाहरलाल नेहरू इसका अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका अध्यक्षता किया था। गांधी जी ने इसको एक शुभकामना संदेश भेजा था इसको। ये भी जो है वामपंथ का एक जीता जागता प्रमाण है ना। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और भी देख ले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितंबर 1924 में जो है सत्यभक्त ने कानपुर में जो है आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। 1923 में एक थे सिंगार वेल्लू, उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया और लेबर किसान गजट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1923 में सिंगार वेल्लू ने लेबर पार्टी का गठन किया और लेबर किसान गजट पत्रिका का संपादन किया। द सोशलिस्ट और गांधी वर्सेस लेनिन, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक का लेखक कौन है, तो अमृत डांगे है। अमृत डांगे ने द सोशलिस्ट लिखा और गांधी बनाम लेनिन लिखा। नवयुग पत्रिका का संपादक मुजफ्फर अहमद थे, यह हो गया। उसके बाद यही सब है आपका जो थोड़ा सा वामपंथ के प्रभाव में आकर कौन कौन सा जो चीज है वह गठन हुआ था। एक चीज जो है मैंने अभी कह दिया था, जयप्रकाश नारायण दिवस, जयप्रकाश नारायण दिवस ये मनाया गया था अप्रैल 1946 में, सॉरी अप्रैल 1942 मैंने बोल दिया था कुछ देर पहले, इसको मैं वापस लेता हूं। और इस समय जयप्रकाश नारायण जो थे वो पटना के बांकीपुर जेल में ही बंद थे और वहां पर लोग बांकीपुर जेल के जो मैदान थे वहां पर आके लोग इकट्ठा हुए और कहे कि जयप्रकाश नारायण को जेल से आप लोग रिहा कीजिए अंग्रेज सरकार, और किसी भी राजनीतिक कैदी को जेल में नहीं रखा कीजिए। और 1942 में जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उनको हजारीबाग जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को, और फिर जो है वो जेल का जो है दीपावली की रात जेल को फांद करके वो भाग गए थे।
शायद 8 नवंबर का ही उस डेट था, उस रात उस दिन दीपावली जो है 1942 में 8 नवंबर को ही शायद मनाया गया था। तो खैर जो भी हो, तो उसी बात से राष्ट्रवादी आंदोलन को, भूमिगत आंदोलन का श्रेय जयप्रकाश नारायण को जाता है। तो यह हो गया आपका भारत में जो वामपंथी राजनीति और सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जो चर्चाएं हैं। देखिए, इसको आप लोग ठीक से कर लीजिए, इसके अलावा आप कुछ इससे अन्यथा कुछ अलग कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी से आएगा। अब जो है हम लोग महात्मा गांधी, जो नेक्स्ट वीडियो है महात्मा गांधी पर बनाएंगे कि भारतीय राजनीति महात्मा गांधी अब कैसे प्रवेश पाते हैं वर्ष 1915 में, वह शुरू करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।